हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है अपना ये डीएसएसबी टीजीटी का मैं अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। अगर किसी को भी थ्योरी पोर्शन वगैरह पढ़ना है तो थ्योरी पोर्शन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें ग्रुप एक्शन वगैरह मैंने टोटल 10 पेपर आपके करवा रखे हैं। टोटल मैंने 10 पेपर आपको करवा रखे हैं और वो है ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। मतलब उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2K की स्पीड पे वो क्लास बेशक 90 है लेकिन वो 90 क्लास क्या है, कुछ टॉपिक मैंने जैसे ये होता है एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए था, तो उसके बाद मैंने वो भी वीडियो डाल दी। तो आप एक काम कर सकते हो कि जो मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो बनाई है ना, उन वीडियो को 2K की स्पीड पे अपना रिवाइज कर दो। क्योंकि ना जो अभी जैसे कुछ टीचर्स डाल रहे हैं कि भाई कंप्लीट सिलेबस इन वन वीडियो, कंप्लीट मतलब रिवीजन ऑफ ग्रुप, कंप्लीट रिवीजन ऑफ रियल, वो भी पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरी जो वीडियो है अगर उसको 2K की स्पीड पे आप देखोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अगर थ्योरम सिलेबस में दे रखी तो मैंने वही थ्योरम पढ़ा रखी है और उस थ्योरम की ये नहीं है थ्योरम समझा रखी है, वहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट बता रखी है और वो स्टेटमेंट समझा रखी है और फिर उसी पे 2 क्वेश्चन करवा रखे ताकि वो थ्योरम तुम्हें क्लियर हो जाए। तो मुझे लगता है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले ही, 1 मंथ के लिए, उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। उसके अंदर देखो भाई, वीडियो की क्वालिटी आपको शायद इतनी अच्छी ना मिले, कंटेंट की क्वालिटी की मैं गारंटी लेती हूँ कि उसमें कुछ भी गलत नहीं मिलेगा और वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर नहीं है। वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मैं ये कहूँगी कि पेपर से 2 दिन पहले तो आपको कुछ वीडियो, तो जैसे ग्रुप एक्शन की वीडियो होगी, मीट्रिक स्पेस हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ये 2-3 वीडियो तो रियल की होगी। ये है ना, मतलब 3-4 पेपर तो आपको ज़रूर वीडियो देख के जानी चाहिए। और जो ये PYQ की सीरीज़ है ये सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये PYQ की सीरीज जिसको सिर्फ PYQ के अंदर क्या है वो जानना है, जिनको डिटेल में समझना ना, मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, तो डिटेल में समझना तो आप किसी और टीचर की वीडियो देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मेरी वीडियो उसके लिए जिसको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट टाइम भी बचाना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। उसके अंदर 3-3.5 घंटे की वीडियो बनेगी जो आपके लिए, मुझे लगता है इस टाइम पे थोड़ा सा, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमारा हो गया है लेकिन अब हमें तो सिर्फ PYQ करने हैं, उनके लिए मेरी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। और एक जिन बच्चों को ये है कि बस मुझे फटाफट PYQ निपटाने हैं कि उसके अंदर क्या है, अगर आप पहली बार PYQ पढ़ोगे खुद से तो आपको ये समझ नहीं आएंगे। मैं ये बता दूंगी कि कहाँ से क्या पूछा और इनको किस तरह से करना है। ठीक है, मेरा एम सिर्फ इस सीरीज का ये है। जिन बच्चों को ये है कि पता ही नहीं क्या चीज़ें हैं और हमें कुछ मतलब भाई अच्छे से समझाने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, तो फिर आप किसी और टीचर की वीडियो देखिए, क्योंकि फिर यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट है। अगर आप, मेरा बस मोटिव ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अगर ऐसे बच्चे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप फिर दूसरे टीचर की देखिए। ये नहीं आप वो भी वीडियो देख रहे हैं, ये भी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप वहाँ से वीडियो देख के आ चुके हैं तो दोबारा वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसी टीचर की फिर 2K की स्पीड पे देखो अपना, या फिर चीज़ें साथ साथ में थोड़ी थोड़ी नोट कर लो, उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिवाइज करो। इससे क्या होगा, आपका डबल टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे तो आप सारा दिन स्क्रीन चलती रहेगी और आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। फिर अगर एक किसी भी एक टीचर पर फेथ कर लो, उसी टीचर की देखो। अगर आपको किसी की भी देखनी है तो एक टीचर की देखो, 50 टीचर की मत देखो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सारा दिन वीडियो देखने में चला जाएगा, रिवीजन कुछ होगा नहीं, तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए करें फिर स्टार्ट। मैं एक बार पेपर बता देती हूँ ये कौन सा है। ये जो पेपर है ये तुम्हारा 10 सितंबर 2021 का शिफ्ट सेकंड है भाई। कौन सी है? शिफ्ट सेकंड है। ये जो पेपर है ये कब का है? 10 सितंबर 2021 का शिफ्ट सेकंड है। ठीक है, फीमेल की है ये, फीमेल का पेपर है ये, 10 सितंबर 2021 को शिफ्ट नंबर सेकंड। ठीक है भाई, चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ओ। इससे तो पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन की इक्वेशन अपने पास है। ये हो गया आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, और ये अपने पास जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ये एक वेक्टर हो गया और ये पासिंग पॉइंट तो आर माइनस ए हो गया, और ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और इसी को बोलते हैं प्लेन की इक्वेशन। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास क्या दे रखा है,
अच्छा ये क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। भाई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा तो इसका तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये दे रखा है भाई यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर है अपने पास थर्ड, और थर्ड में दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा आएगा कहाँ। मैक्सिमा कब आता है? मैक्सिमा उस पॉइंट पे आता है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो ना अपने पास क्या हो, लेस देन जीरो। पहले इसका ना ये वो पॉइंट निकालो, कौन से? क्रिटिकल पॉइंट जो है, स्टेशनरी पॉइंट जो है। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो 3 ऑफ x² प्लस में 6 ऑफ x इज इक्वल टू में 0। 3 को ले लो, सॉरी 4 आ गया यहाँ। 4x इज इक्वल टू में अपने पास 0, x को ले लिया कॉमन तो क्या बन गया 3x प्लस में अपने पास 4 इज इक्वल टू में 0। एक तो अपने पास x इज इक्वल टू 0 आ गया, और एक अपने पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 और 0, ये दो अपने पास स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब इसका डबल डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x प्लस में 4। x की जगह 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब मिनिमा देगा 0 पे तो। और x की जगह अगर तुम -4/3 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, मतलब मैक्सिमा आएगा। लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो कैसे आएगी? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो इस पॉइंट पे इस f(x) की वैल्यू निकाल दो, जहाँ पे x है ना वहाँ पे माइनस का 4/3 पुट कर दो तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, पुट करो भाई। माइनस का क्या पुट करना है 4/3 का अपने पास क्यूब, और प्लस में 2i ऑफ -4/3 का स्क्वायर, और प्लस में अपने पास 1 पुट करके देख लेना भाई। डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस का अपने पास देखो नेगेटिव आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे अपने पास आ जाएगा माइनस का 64/27, एलसीएम ले लेना। और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 32, और बाय में अपने पास 9 और प्लस का अपने पास 1। इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और आंसर आएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है भाई, करके देख लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, टू रिड्यूस ए मैट्रिक्स इनटू रो एक्युलन फॉर्म अप्लाई। भाई रो एक्युलन फॉर्म में तो अपने पास रो ऑपरेशन लगा के की जाती है, और कॉलम एक्युलन फॉर्म में अपने पास कॉलम ऑपरेशन, तो ओनली रो ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई इसने दे रखा ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इन एक्युलन फॉर्म। ये चीज़ फॉल्स है भाई, कुछ टीचर्स ने इसको करवा रखा है कि ये राइट है कि ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इन एक्युलन फॉर्म होती। नहीं भाई ये एक्युलन फॉर्म, मैं दोनों की एग्जांपल दूंगी। ऑल मैट्रिक्स इन एक्युलन फॉर्म आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑल मैट्रिक्स इन अपर, सॉरी ये तो सबने ही फॉल्स बता रखी ये, क्योंकि आंसर जो दे रखा है डीएसएसबी ने ये दे रखा कि फॉल्स, ए स्टेटमेंट अपने पास फॉल्स है, और मैंने इसको क्लैरिफाई भी कर लिया है कि यही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है भाई। किसी ने ना इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया भाई, इसलिए उन्होंने हटाया नहीं होगा इस क्वेश्चन को। इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोनों का एग्जाम्पल करेंगे हम, क्योंकि गलत चीज़ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। ये कह रखा ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इन एक्युलन फॉर्म, ये तो चीज़ गलत है ही। क्यों गलत है अपने पास कि हर अपर ट्रायंगुलर ये कह रखा है एक्युलन फॉर्म होगी। देखो इसका एग्जांपल बताती हूँ कि क्यों होगा, नीचे समझा देती हूँ। ठीक है, देखो ये जो मैट्रिक्स है अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने लिख लिया 2 0 3, ये ले लिया 3x3 की मैट्रिक्स ले लिया अपने पास। मैंने फिर अगला ले लिया 0 0 0 0 0, मैंने 5। ये मैट्रिक्स मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ इतनी बात कहती है कि जो डायगोनल है ना उससे नीचे अपने पास क्या होनी चाहिए, सारी की सारी एंट्री अपने पास 0 होना चाहिए। उससे ऊपर चाहे कुछ भी हो, 0 हो नॉन 0, क्योंकि ना जो 0 मैट्रिक्स है वो भी अपने पास क्या होती है, जो 0 मैट्रिक्स है वो भी अपने पास अपर ट्रायंगुलर होती है। लेकिन ये मैट्रिक्स एक्युलन फॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्युलन फॉर्म कहती है कि जितनी भी 0 रोज है ना वे अपने पास सारी की सारी बॉटम में आनी चाहिए। तो ये अपने पास नहीं है, तो ये मैट्रिक्स अपने पास एक्युलन फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये अपने पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर है। दूसरी चीज मैं दूसरी कह रही हूँ क्यों गलत है, दूसरा कह रखा है कि एवरी एक्युलन फॉर्म, ये कहता ऑल मैट्रिक्स इन एक्युलन फॉर्म आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगी। ठीक है, ये भी अपने पास फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है अपने पास, देखो एक तो अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होती है ना उसके पास कंडीशन होती है कि वो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगुलर है ना तो वो कभी अपर ट्रायंगुलर नहीं होगी। लेकिन एक्युलन फॉर्म में कोई ये नहीं होता कि ये मैट्रिक्स अगर आपने ले ली ना तो ये एक्युलन फॉर्म में तो है, लेकिन ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर नहीं है। पहली गलती तो ये है। तो एक एग्जांपल तो इसी से ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा ऑप्शन। दूसरी चीज, इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ये रो एक्युलन फॉर्म है या ये कॉलम एक्युलन फॉर्म है, सिर्फ एक्युलन फॉर्म बोला है। अगर अपने पास रो एक्युलन फॉर्म है
तो मैट्रिक्स बनेगी अपर ट्रायंगुलर, और अगर अपने पास कॉलम एक्विलन फॉर्म है, कॉलम एक्विलन फॉर्म है, तो बनेगी लोअर ट्रायंगुलर। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसने बोला ही नहीं वो कौन सी एक्विलन फॉर्म है, तो वो अपर भी हो सकती है और वो लोअर भी हो सकती है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जबकि डीएसएसबी ने ऑप्शन बी दिया है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा इस क्वेश्चन पे, इस वजह से इसका ऑप्शन बी आया है। इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है व्हाट इज द नेम। बेशक आप सर्च करके देख लेना इस चीज़ को कि मतलब जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती। और एक्विलन फॉर्म में जो मैट्रिक्स है, रो एक्विलन को बुक में लिखी हुई है, रो एक्विलन फॉर्म हमेशा क्या बनाएगी, अपर ट्रायंगुलर होगी, और कॉलम एक्विलन है वो हमेशा लोअर ट्रायंगुलर होगी, ठीक है। तो अब आ जाओ इस पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द करो। इस करो का नेम पूछ रहा है भाई। इस करो को कैसे निकालोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो y अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे निकाल लो। अब आपको पता है एक चीज़ हम चेक करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते हैं हाइपरबोला बनेगा, अगर वो लेस देन 0 है तो हम कहते हैं एलिप्स बनेगा, अगर इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं पैराबोला बनेगा, ठीक है। यही चीज़ कहते हैं, ठीक है भाई। करो फिर इसका निकालो, बी स्क्वेयर निकालो। बी क्या होता है अपने पास, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। ए क्या होता है अपने पास, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव, कर्ल स्क्वायर एफ बटे में कर्ल एक्स स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर एफ बटे में कर्ल वाई स्क्वायर, ये अपने पास होता है सी की रिस्पेक्ट में। तो निकालो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तुम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो अपने पास माइनस वाई आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो अपने पास कितना आएगा, -1। तो बी अपने पास क्या होता है, अपने पास बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस में 4। अब इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो -y, दोबारा एक्स की रिस्पेक्ट में क्या आएगा अपने पास 0, और दूसरा भी निकालोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं, 0 समथिंग 0 होगा, ठीक है। तो ये निकाल लिया अपने पास, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और 1 तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनाएगा, हाइपरबोला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ऐसे करने होते हैं ये। नेक्स्ट अपने पास क्या क्या रखा है, ये तो आप सबको ही पता है कि कोसाइन एंगल दे रखा है। इफ कोसाइन ऑफ ए एंगल मेड बाय द वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्स इज lmn देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। भी तुम्हें पता है ये तो l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग l नॉर्मल वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग m और z एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग n। l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक मिनट, बिल्कुल, ये कोस थीटा साइन थीटा, ये एल किसकी वैल्यू होती है, कोस थीटा की, सॉरी नॉर्मल वेक्टर नहीं होते। और अपने पास एम किसकी वैल्यू होती है, अपने पास कोस थीटा 1 की, ये कोस थीटा 2 की, और एन होती है कोस थीटा 3 की। एंगल्स के लिए होता है ये एलएमएन, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, सॉरी एलएमएन क्या होते हैं अपने पास, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन एंगल दे रखा ना, उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ठीक है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन दिस और दिस, ठीक है, बना लो भाई। ये क्या रखा है, x इज इक्वल टू 3, तो ये होगी अपने पास x इज इक्वल टू 3 लाइन। y इज इक्वल टू 6, तुम्हें पता है सेंटर से पास होगी ये लाइन, जाएगी यहाँ पे, सिर्फ ये पॉइंट निकाल लो। ये कैसे निकलेगा, x की ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो 3 और 18 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट 0 0 है, एक्स एक्सिस दिया है मतलब इससे ऊपर वाले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x इज इक्वल टू 3, तो ये डिस्टेंस अपने पास 3 होगी। यहाँ y की वैल्यू 18 आई तो ये 18, ये तो ट्रायंगल बन गई ना, निकाल दो भाई, 1/2 18 इंटू में 3, ये 9 हो गया, कितना आ गया 27। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसने क्या रखा है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन, देन व्हाट विल बी द स्टेप टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट अभी निकाल के आए, और कर्ल एफ बटे कर्ल एक्स 0 और कर्ल एफ बटे कर्ल वाई 0 कहाँ है, दोनों 0, ये रहे। डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा, कर्ल एफ बटे कर्ल एक्स 0, कर्ल एफ बटे कर्ल वाई 0, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कहते हैं कहाँ पे, सैडल पॉइंट अपने पास होता है जब ए सी माइनस में बी स्क्वायर है ना अपने पास, वो लेस देन 0 आ जाए ना, तो अपने पास क्या होता है, ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए तो अपने पास क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा,
ठीक है। और जब ए सी माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो केस फेल हो जाएगा। और जब ए सी माइनस बी स्क्वेयर, अभी बता के आई हूँ ए क्या होता है, सी, ये होता है डबल डेरिवेटिव आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। ये ए क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सी होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। अगर ये अपने पास ग्रेटर देन 0 हो, ए ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा होगा, और अगर ए लेस देन 0 है तो अपने पास मिनिमा होगा। ठीक है, अब आएगा अगर सैडल पॉइंट कब मिलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि p एक प्राइम नंबर है, a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मोड p। इसको ऐसे भी a को नीचे लेके आओगे तो e की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड p हो जाएगा। इसको ऐसे भी दे सकता और ऐसे भी। ठीक है, p अपने पास प्राइम नंबर होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, इस a और p की GCD हमेशा 1 होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अपने पास फर्मेट थ्योरम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 12, एक रिलेशन है इक्विवेलेंस इफ द रिलेशन इज, ए रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ द रिलेशन इज। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। अगर तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो अपने पास होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन के रूट है, इसकी इक्वेशन पूछ रहा। ये नहीं है आप रूट निकालने बैठ जाओ, पता होना चाहिए। दो दो के रूट पूछ रहा ना, देख यहाँ से 3 चीजें पूछ सकता है। या तो पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या आपसे पूछेगा अल्फा बीटा, ये जो पूछ ही रखा है, या फिर पूछेगा अल्फा बीटा गामा। एक ये पूछ सकता है या ये या ये। अगर सम पूछे तो माइनस का बी यानी कि एक्स की क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि सम पूछे तो माइनस बी बाय में एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट ए होगा। फिर अपने पास अगले में आएगा, ये जो होगा ये डबल का होगा और ये इक्वल होगा इसका, माइनस प्लस करते, पहले माइनस आया था प्लस आएगा, सी बाय में ए हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट पूछ ले तो अपने पास अगले में अब नेगेटिव आएगा, माइनस डी बाय में ए आएगा। ठीक है, मैंने तीनों रिजल्ट बता दिए हैं, ये होते हैं इसके। अभी के लिए ऑप्शन फिर क्या होगा, सी बाय ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास भाई ये वाला। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये अपने पास दे रखा और ये कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयटा थीटा के। और कोस फाइव प्लस आयटा साइन फाइव, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा फाइव के। अब इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ई की पावर आयटा को बाहर ले लो, थीटा प्लस फाइव आ जाएगा अपने पास। ई की पावर आयटा थीटा प्लस फाइव इक्वल होता है अपने पास को, अब दोबारा इसी तरह खोल दो इसको, कोस थीटा प्लस फाइव और प्लस, अगर इससे ये लिख सकते हो तो इससे ये भी तो लिख सकते हो, ये वाला भी कोस थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। कोस थीटा प्लस फाइव देख लो कहाँ है, ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है भाई, ये कह रखा है कि ये किसके इक्वल, भाई इसको 3 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचे वो आ जाएगा। 3 को 25 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ करो हैज इवन पावर ऑफ वाई, वाई की इवन पावर है, मतलब करो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आई, इवन पावर जब होती है। अब ये अपने पास किसकी इक्वेशन बना ली, मैंने अपने आप ये लिख लिया कि इवन पावर है, वो पावर 4 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है। मैंने तो अपने ईजी के लिए तुम्हें ये एग्जांपल दिया, ये नहीं है कि यही बनेगा। इस वाई की बस इवन पावर है, मैं तो समझाना चाहती हूँ कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा करो। अब बनाना जरा, ये करो किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे कैसा है, पैराबोला। अब देखना अपने पास वाई की पावर अपने पास इवन रखूँ -1 रखूँ, एक्स तो अपने पास इसी तरह सेम रहना, एक्स इधर आता ना तो अपने पास ये अपने पास होता यहाँ। अब एक्स की वैल्यू, अब ये देखो एक्स अपने पास सेम रह रहा, वाई की जगह मैं -1 रख लूँ जी, ये वाई स्क्वायर है, वाई की जगह मैं माइनस रखूँ या प्लस रखूँ, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब एक्स किस साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा। करो करो हमेशा राइट साइड ऑफ एक्स रहेगा, तो ये किसके सिमेट्रिक होगा, जितना ये यहाँ है इतना यहाँ है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये अपने पास करो इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स की पावर अपने पास इवन दे दिया जाए तो फिर करो कुछ ऐसा बनेगा, तो फिर अपने पास क्या होगा, एक्स की चाहे ये नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव, करो अपने पास क्या रहेगा, अपर रहेगा। अब फिर वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास कर्ल ऑफ ग्रेड आ जाए, या फिर अपने पास कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस आ जाए, या फिर अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आ जाए, ये इकट्ठे होते ही 0 आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट अपने पास कहता है कि ए और बी अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इन एस के अंदर, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन दे रहा है इस एस के ऊपर, इफ बी बिलोंग्स टू ए क्लास, अगर बी अपने पास एक ही क्लास के अंदर है तो इसका मतलब क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी अपने पास इक्वल होगी, क्योंकि जो इसकी क्लास में आ जाएंगे चाहे वो कितने भी एलिमेंट हो, इसकी क्लास फिर उसकी क्लास इसी क्लास की इक्वल हो जाती है, इसको क्लास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट हो जाएगा। और क्लास का मतलब क्या होता है, वे सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्लास के अंदर, जैसे क्लास ऑफ ए, वे सारे के सारे एलिमेंट जो एक जैसे होंगे, हम एक क्लास में होते हैं। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल देखो, हम ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में सारे एक क्लास में कब होंगे, जब सबका एडमिशन उसके अंदर होगा। तो अगर किसी से भी पूछेगा, मतलब कोई 10 बच्चे अलग अलग नेम के, तो क्या कोई अलग क्लास बताएगा? उससे अगर पूछोगे किसी से भी, बच्चे अलग अलग है मतलब एलिमेंट बच्चे ही हैं, सबसे पूछोगे तो वो एक ही क्लास के तो बताएंगे कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का और हमें ये टीचर पढ़ाता है, सबका आंसर सेम होगा ना, तो वो एक ही क्लास के होंगे। ठीक है, एक तरह का सब कुछ उनका एक जैसा होगा, बस नाम नाम अलग होंगे। नेक्स्ट अपने पास कहता है रो एक्युलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। रो एक्युलन फॉर्म है ना एक मैट्रिक्स की अपने पास इनफाइनाइट बन सकती है भाई। अगर यहाँ वर्ड लग जाए रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म तो फिर यूनिक आंसर आ जाएगा। अभी के लिए आंसर बी रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिप्स विच स्मॉल एक्सिस इज 2 एंड लार्जर एक्सिस इज 4। डीएसएसबी ने वैसे ये आंसर है ना हटा दिया, ये क्वेश्चन है ना हटा दिया था सबके लिए कि इस आंसर इस क्वेश्चन में कुछ मतलब दिक्कत है। लेकिन अगर वो यहाँ पे ट्रांसवर्स और क्या कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस लिखता तो अपने पास इसका आंसर जो आता वो अपने पास क्या आएगा, इसका आएगा अपने पास वो होता है पाई ऑफ ए बी। तो पाई ऑफ ए बी अपने पास 4 दूनी में 8, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई नेक्स्ट ये दे रखा है भाई कि व्हाट इज द डबलिंग पीरियड ऑफ पॉपुलेशन। डबलिंग पीरियड है ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन का, वो डबलिंग पीरियड होता है वो इक्वल होता है √2 बाय में अपने पास होता है ए, और ए अपने पास क्या होता है, ए होता है अपने पास बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट। ठीक है, ये अपने पास होता है कि √2 बाय में, अब √2 की वैल्यू कितनी होती है 2.693, और आगे पता नहीं भाई कुछ होता है 4 वगैरह होता है कुछ ऐसा। अच्छा इसमें ऑप्शन में ऐसे ही दे रखे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा फिर इसका 0.69314। अच्छा √2 की वैल्यू लिख रखी है इसने, √2 बाय में ए होता है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं होता, ये पॉजिटिव में ही होता है। डी वाई बाय में एक्स अपने पास, तो अपने पास क्या होगा भाई, इसमें यू बाय बी का फॉर्मूला लग गया, नीचे वाले का स्क्वायर, डेरिवेटिव लिखा हुआ है बस डी का, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस तो डी ऑफ वाई लिख दो, माइनस में अपने पास वाई एज इट इज, और डेरिवेटिव एक्स का कर दो तो डी ऑफ एक्स आ जाएगा। देख लो कहाँ है ऑप्शन में, ये कहता है एक्स डी वाई माइनस आएगा बीच में, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ठीक है भाई, ये दे रखा है अपने पास कुछ ऐसा दे रखा है कि ए और बी अपने पास ओपन, इसको अपने पास क्या बोलते हैं, इसको सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड बोलेंगे भी, नल सेट नहीं। नल का मतलब अपने पास होता है जिसके अंदर सिर्फ एम्प्टी सेट को बोलते हैं नल सेट, जीरो एलिमेंट नहीं, सॉरी गलती होगी, या तो ऐसे लिख दे या फिर ऐसे लिख दे, ये दोनों ही नल सेट होते हैं, एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं। क्लोज सेट अपने पास इस तरह का होता है जो दोनों साइड से क्या हो, क्लोज्ड हो। ओपन सेट होता है जो दोनों साइड से ओपन हो। और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन बोलेंगे इसको, सेमी क्लोज्ड भी सही है, सेमी ओपन लिख दे तब भी सही है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन का ऑर्डर पूछता, हाईएस्ट ऑर्डर देख लो भाई 2 है तो आंसर आ जाएगा 2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 25, और 25 में दे रखा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये डीएसएसबी ने हटा दिया है भाई क्वेश्चन, इसके ना सबको सबसे ही हटा दिया, मतलब डीएसएसबी क्या करता है सबको मार्क्स नहीं देता, उस क्वेश्चन को ही हटा देता। तो ये क्वेश्चन डीएसएसबी ने हटा दिया क्योंकि इसका सोल्यूशन भी निकालोगे ना, सोल्यूशन मैच ही नहीं करेगा। देखो डी वाई बाय में डी एक्स, इस वाई को इधर ले आओ, प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालोगे, और इससे क्या निकालोगे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो डी वाई की जगह डी, तो इसका अपने पास क्या आ जाएगा, इसको पुट करोगे डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी की वैल्यू -1, C1 e की पावर x आना चाहिए, कहीं C1 दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में, सारा पार्टिकुलर दिख रहा है, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत है इसके। तो इसका वैसे तुम डायरेक्ट निकालोगे, फिर वैसे निकालोगे कैसे मैंने बताया, पहला तो ये आ गया
C1 की पावर माइनस एक्स। अब निकालना है तुम्हें पार्टिकुलर। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 में डी प्लस में 1 और इनटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाना भाई, 1 प्लस में डी का अपने पास इनवर्स होगा इनटू में एक्स स्क्वायर, इसको खोल देना। इसको कैसे खोलोगे, अपने पास 1 माइनस में डी प्लस डी स्क्वायर बाय में 2 का फैक्टोरियल माइनस डी की क्यूब बाय में 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल नहीं आता, सॉरी भाई गलत बता दी, 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो 1 प्लस डी का अपने पास इनवर्स निकालोगे तो वो इक्वल होगा 1 माइनस में डी प्लस में डी स्क्वायर माइनस डी की क्यूब, और बाहर पड़ा है एक्स की क्यूब, एक्स का स्क्वायर है ना, ये रहा एक्स का स्क्वायर। तो पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे ये एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करना अगले में 2x, और अगले में अपने पास क्या होगा, ये होगा। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव है तो 2, तो ये आना चाहिए अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 2। इतना तो सही है ये इसने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ ये आएगा, देखो ये सही है इतना, प्लस में ये जो मल्टीप्लाई में लिख रखा ना ये गलत लिख रखा, C1 e की पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, लेकिन पेपर में ऐसा आ जाए ना, तुम्हें छोड़ के नहीं आना, फिर ऑप्शन यही कराओ, क्योंकि कम इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रखी है, क्योंकि वरना C1 तो आएगा पक्का डेफिनेटली इसके अंदर। नेक्स्ट क्या रखा, व्हाट इज द इनफिमम और सुप्रीमम ऑफ द सेट। इसका इनफिमम क्या होगा, अपने पास जीरो होगा, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है जीरो को, तो जीरो अपने पास इनफिमम होगा, लेकिन सेट से बिलोंग नहीं करेगा। और इसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम इसका 1 होगा, सुप्रीमम 1 होगा, और इसका है ना 1 मैक्सिमम भी होगा, लेकिन जीरो इसका मिनिमम नहीं होगा, ये भी याद रखना, ये इसका मिनिमम नहीं होगा, ये इसका मिनिमम नहीं होगा, लेकिन ये मैक्सिमम जरूर होगा। जब सुप्रीमम है ना सेट से बिलोंग करता है ना, तो अपने पास क्या बन जाता है, मैक्सिमम बन जाता है। एन की जगह 1 रखोगे 1 आ जाएगा। सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है, लेकिन इनफिमम बिलोंग नहीं कर रहा। सुप्रीमम इनफिमम पहले पूछा, देखो ये आंसर मत कर देना, ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, पहले इनफिमम 0 और सुप्रीमम 1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या रखा है, एक सीक्वेंस है एस आई इज बाउंडेड इफ। ये कब बाउंडेड होगी भाई, ये तब बाउंडेड होगी जब एस आई का मोड लेस देन इक्वल टू के आ जाए, और एक ऐसा रियल नंबर अपने पास के एग्जिस्ट कर जाए। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट कि एस आई लेस देन इक्वल टू के आ जाए। देख लो कहीं एस आई ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड एस आई, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। इसी चीज़ को ना तोड़ के लिखा हुआ है बस, एस आई ग्रेटर देन इक्वल टू के हो और लेस देन इक्वल टू भी कोई के हो, तो हम कह देंगे बाउंडेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें बाउंडेड नहीं, ये बाउंडेड अबोव है, ये बाउंडेड बिलो है सिर्फ, और बाउंडेड बिलो को आप बाउंडेड नहीं कह सकते, ये सिर्फ बाउंडेड अबोव है, ये भी सिर्फ बाउंडेड अबोव है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा, आर इज ए कॉमन रेशियो फॉर ए ज्योमेट्रिक सीरीज देन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ। आर अगर जब तक लेस देन 1 होता है ना, तभी वो अपने पास कन्वर्जेंट होती है। और एक चीज़ और याद रखना, ज्योमेट्रिक सीरीज कभी भी बाउंड्री पे कन्वर्जेंट नहीं होती, नॉट कन्वर्जेंट एट बाउंड्री, ऑलवेज। निकालना ही मत, बेशक अगर जीपी सीरीज दिखे ना तो बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है जब इक्वालिटी आती है उसी को बाउंड्री बोलते हैं। मतलब कोई भी सीरीज है वो 1 पे, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 पे कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, बाउंड्री पे कभी भी कन्वर्ज नहीं करती ज्योमेट्रिक सीरीज, याद रखना ये बात। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या कहता है 29 में क्या रखा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव नहीं दे रखा तो सारे ऑप्शन बेशक पढ़ो भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब और बेशक मत पढ़ो, यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, द पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है भाई, तो अपने पास पी टेस्ट लग जाएगा, इसकी वैल्यू जो होती है ना 1 बाय में एन पी, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो पी की वैल्यू, पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है तो पी टेस्ट नहीं लगेगा, ये तभी लगेगा पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है पी टेस्ट। ये लेस देन 1 है 7/8 तो डाइवर्जेंट होगी भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 31 है, ये कह रहा है नेसेसरी कंडीशन कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसकी जो सीक्वेंस होती है ना, nth टर्म अपने पास लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी मस्ट भी अपने पास 0 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा क्वेश्चन, मैं जो ये क्वेश्चन है ना उनको फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि ये आपको आते ही होंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है भाई, इसको पुट कर रखा है, इसको पुट कर लो भाई, डी स्क्वेयर माइनस में 2 ऑफ डी प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। यू की जगह डी पुट करना है, नीचे कर दूँ डी स्क्वेयर माइनस में 2d, ये क्या रखा है डी स्क्वेयर माइनस में 2d प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया डी माइनस 1 का होल स्क्वेयर,
डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 1, तो इसका होता है C1 प्लस में C2x और e की पावर x। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। देख लो कहाँ है C1 प्लस C2 e की पावर x, ये रहा ऑप्शन नंबर A प्लस बी एक्स ई की पावर। C1 की जगह इसने रख रखा है A और C2 की जगह रख रखा है B, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट अपने पास कहता है बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम स्टेट्स दैट, वो कहती है बोल्जानो क्या कहती है, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस, अच्छा दो तीन है ना, पढ़ लेती हूँ कौन सी है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज इन्फीमम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज सुप्रीमम। नहीं भाई, लिमिट की बात नहीं करती, लिमिट पॉइंट कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है ना तो उस सीक्वेंस का पक्का लिमिट पॉइंट होगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, ये कहती है अपने पास बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम। वैसे बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम तो कंप्लीट तो नहीं है ये। बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम तो ये कहती है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और फाइनाइट है तो वो तो हमेशा, अगर बाउंडेड है और फाइनाइट है तो उसका तो पक्का लिमिट पॉइंट होगा। और एक ही अगर बाउंडेड और फाइनाइट है तो एक ही पॉइंट बार बार रिपीट होता रहेगा, जैसे 1 हो गया तो ये इसका पक्का लिमिट पॉइंट होगा क्योंकि ये फाइनाइट है। अब तो फाइनाइट और बाउंडेड तो हमेशा लिमिट पॉइंट देगी। कैसे बनाओगे, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करके। लेकिन बोल्जानो-वीस्ट्रास ने ये बताया था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, सॉरी एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। दोनों को कंबाइन कर दिया अब इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट, तो डी करेक्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास द सीक्वेंसेस, अब n की जगह E1 रखोगे तो अपने पास n की जगह E1 रखोगे तो आंसर आएगा 2, और n की जगह अगर ओड रखोगे तो 1 - 1 ऑप्शन आएगा 0। तो 2 0 2 0 अपने पास ऑसिलेट करता रहेगा। ये फाइनाइट है तो फाइनाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 35, ये कहता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ है ना वो कैसे जाता है। भाई तुम्हें पता है कि dn/में dt इज इक्वल टू में r e की पावर r, सॉरी एक मिनट, पॉपुलेशन होती है ना वहाँ, वो तो मैं सॉल्यूशन लिख दिया था बीच में। dn/में dt इज इक्वल टू में rn, ये होता है अपने पास। और ये r क्या होता है, बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट। और जैसे ही यहाँ बर्थ रेट माइनस डेथ रेट रखोगे तो इसको बोलते हैं मेल्स इक्वेशन। ठीक है, मेल्स इक्वेशन। तो इससे जो ग्राफ बनेगा इसका जब सॉल्यूशन करोगे, n को नीचे ले आओगे dt को उधर, तो ये बन जाएगा अपने पास n0, मतलब कोई भी अपने पास x0 होता है अपने पास जो इनिशियल वैल्यू होती है, यहाँ पे n0 भी, और e की पावर अपने पास rt, ऐसे बन जाएगा ये। इज इक्वल टू में अपने पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये अपने पास देखो e की पावर आया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास a और b आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा देन, तो na ग्रेटर होगा b से, बिल्कुल सही बात। और ये कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये अपने पास आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है भाई। अगर a और b अपने पास कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे तो n ऑफ a ग्रेटर होगी b से, और इस उसका थ्योरम और पढ़ लेना ये अच्छे से, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। भाई पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग के आपको 5 स्टेप पता होने चाहिए। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और अपना ढंग से पढ़ लेना। सबसे पहले तो अपने पास प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, दूसरे नंबर पे हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, वेरिएबल या फिर पैरामीटर हो जाएंगे। ठीक है, इसके वेरिएबल और पैरामीटर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तीसरे में हम मॉडल बनाएंगे और वहीं पर हम इक्वेशन भी बनाते हैं। मॉडल बनाओगे तभी तो इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे मॉडल, सॉल्यूशन और इक्वेशन अपने पास होता है। जो फोर्थ अपने पास होगा ना, इसका यहीं बना देती हूँ, फोर्थ जो होगा उसके अंदर अपने पास क्या होगा, रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे वैलिडेशन देखते हैं अपने पास, फिफ्थ स्टेप में। समझ में आई, दैट इज द वैलिडेशन। यहाँ वैलिडेशन चेक करते हैं, यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, थर्ड में इक्वेशन
अपने पास बनाते हैं और थर्ड में ही हम मॉडल अपने पास ये आ जाए कि मॉडल किस में बनाते हैं, तो थर्ड में ही बनाते हैं। यहाँ वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। अब देख लो भाई ये क्या पूछ रहा है, ये कह रखा है डिफाइन वेरिएबल एंड पैरामीटर। ये कौन सा स्टेप होता है, ये अपने पास सेकंड स्टेप होता है। वैलिडेशन ये फिफ्थ स्टेप होता है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन ये थर्ड स्टेप होता है। कंप्यूट मॉडल आउटपुट ये फोर्थ स्टेप होता है। समझ में आ गई बात। अब ये पूछ रहा है थर्ड स्टेप, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। मैंने पाँचों ही बता दिया आपको, 5 स्टेप होते हैं इसके। विच ऑप्शन डज नॉट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल। भाई मैथमेटिकल मॉडल की इम्पोर्टेंस यानी कि करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। इकोनॉमिक वे होता है मेजरमेंट का, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक वे होता है मेजरमेंट का। डोंट कंट्रोल द पैरामीटर, ये इसका फेलियर था भाई, ये इसकी लिमिटेशन थी कि पैरामीटर इसमें ईजिली हम क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा कहता है अलाउ अस प्रिडिक्ट द फ्यूचर नेचर, इसीलिए हमने मॉडल तैयार किए थे फ्यूचर नेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है ये भी। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसकी लिमिटेशन थी ये, ना कि करेक्टरिस्टिक्स की डोंट कंट्रोल द पैरामीटर्स। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा, क्योंकि कर तो सकते हैं पर इतना ईजिली नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज एट द टाइम टी। पॉपुलेशन साइज पूछ रहा है भाई, अभी मैं सॉल्यूशन का आंसर नहीं, ये ना ई की पावर में है, ये ध्यान रखना। ये एक ही जगह अपने पास क्या है, आर आएगा, क्योंकि ए लिख रखा ना बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, वही तो होता है, ये इनिशियल है। तो ऑप्शन नंबर x0 मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, और ई की पावर अपने पास x80, ठीक है, x80, ई की पावर 80 अपने पास हो जाएगा x80। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा अपने पास वो अपने पास क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने, नहीं सही किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई। वैसे मैं उसका ना आपको डायरेक्ट बता ही देती हूँ, मुझे नहीं पता ये ऑप्शन में कैसे दे रखा है, वरना मेरे को वहम रहेगा। ये होता है अपने पास n नोट ई की पावर 80, भाई देख लेना, ये बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट होता है इज इक्वल टू में n, ये होती है अपने पास जो इसने पूछा है क्वेश्चन में। अब देख लेना अपने ऑप्शन, क्योंकि ये ना पता है, ये जो PDF है, ये जो बुक है ना उसमें से बना रखे हैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर है, तो इस वजह से क्या हो रखा है कि इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फाइनल पेपर में आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उस क्वेश्चन को फिर हटा दिया जाएगा ऑब्जेक्शन के थ्रू। और DSSB में एक खास बात ये होती है, सब लोग अच्छे से अपना एनालाइज करना पेपर को और उस पर ऑब्जेक्शन लगाना, क्योंकि DSSB में पैसे नहीं लगते ऑब्जेक्शन के। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 40, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज। ये कहता है एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव, अगर कोई बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम होगा और इन्फीमम भी होगा, सुप्रीमम इन आर होगा बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर सी, और इसका नाम क्या होता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीमम इन आर, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज एन इन्फीमम इन आर। ठीक है, तो ये होता है, ये ऑप्शन कब आएगा, जब बाउंडेड बिलो दे देगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, अभी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और इसका नाम होता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपने पास होता है, लिख लेना इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, इमेज ऑफ क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल अंडर कंटिन्यूअस मैप इज क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास होता है क्वेश्चन नंबर 42 में कह रखा है कि V एक वेक्टर है जो फील्ड डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट एंड F इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, व्हेन विल दिस फील्ड विल बी कॉल्ड ग्रेडियंट फील्ड। ठीक है भाई, इसके ग्रेडियंट फील्ड, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। जब तक ये नहीं बताएगा ना फंक्शन अपने पास स्केलर है या वेक्टर है, तो अपने ये एफ वेक्टर है या फिर स्केलर है, तो हम तब तक इस डेल का मतलब ग्रेड ही होता है। ठीक है, इसी डेल को हम ग्रेड भी लिखते हैं, और अगर ये एफ अपने पास क्या होता है, वेक्टर होता है, तो इसको हम डाइवर्जेंस बोल देते हैं, और अगर ये स्केलर होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेड बोल देते। तो इसका ये क्वेश्चन है ना हटा दिया था DSSB ने, इसके दोनों ही करेक्ट होंगे। जब तक यहाँ पे इस डेल की जगह वो डाइवर्जेंस लिख देता तो ये गलत हो जाता, फिर ऑप्शन सी करेक्ट, दो ऑप्शन करेक्ट है इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया था। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 43, टू ड्राइव द रोल्स थ्योरम व्हाट मस्ट बी सेटिस्फाई बाय द फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसके ऊपर,
ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। और फंक्शन की ना एफ ओ पे एंड पॉइंट पे वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो देन देयर एग्जिस्ट ए सी की एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा। यही तो कहता है ना वो कि एंड पॉइंट पे अगर वैल्यू अपने पास सेम है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब इनमें से देख लो कौन सी प्रॉपर्टी है। एफ डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल नहीं, किस पे होना चाहिए, ओपन पे। एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। एफ इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल बिल्कुल करेक्ट। एफ इज कॉन्टिन्यूस ओपन नहीं, ये क्लोज इंटरवल पे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है व्हाट इज द टेलर एक्सपेंशन ई की एक्स की, डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई। वन प्लस में एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई में टू का फैक्टोरियल एक्स की क्यों, मैं हर पेपर में बताती हूँ ये 3 एक्सपेंशन 5 एक्सपेंशन जो है इनको रट लो बिल्कुल। ई की एक्स साइन एक्स, टाइम सेविंग रहेगी, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और एक और 6 कर लो, एक टेंजेंट एक्स, ये 6 की आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी ई की एक्स की पूछी है तो तुम्हें पता है कि ई की एक्स की अपने पास क्या आएगी, वन प्लस एक्स एक्स स्क्र बाई टू का फैक्टोरियल 3 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे बुरे जैसा भी आपको लगे अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है भाई। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट आपका कंटेंट लेके आने के लिए। मैं स्लो हो गई हूँ कितनी, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 45, पी एक्स वाई अपने पास दे रखा क्यू एक्स वाई, देन व्हाट इज द सिंगल इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। तो ये कह रहा है सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करो। अब तुम्हें पता है ये ग्रीन थ्योरम लगा के ये लेके आया हुआ है, तो वैसे सिंगल में कन्वर्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। आप ऑप्शन से चले जाना, या तो आपके पास पी और क्यू दे रखा तो इसका मतलब ग्रीन थ्योरम लगी है। तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है अपने पास, ये देखना पड़ेगा तुम्हें ऑप्शन से, पी डी एक्स प्लस में अपने पास क्यू डी वाई, ठीक है। पी डी एक्स क्यू डी वाई, आपको ये देखना है कि इसका अगर आप इस पे ग्रीन थ्योरम लगाते तो क्या ये आंसर आता है, इस पे ग्रीन थ्योरम लगाते तो क्या ये आंसर आता है। यहाँ से जाना इन पे ग्रीन थ्योरम लगाओ, ठीक है, क्योंकि इनमें से कौन सा पी लिया कौन सा क्यू लिया ये स्टैंडर्ड नहीं है ना। वैसे पी डी एक्स प्लस में क्यू तो अपने पास क्या होता है, कर्ल क्यू बटे में अपने पास क्या होता है, कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बटे में कर्ल वाई होता है ना, यही होता है। अब क्यू आपके पास क्या दे रखा है, एक्स वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपने पास वाई आएगा, वाई ही दे रखा है, ठीक है। फिर अपने पास क्या आता है, कर्ल बटे में अपने पास ये पता चल जाएगा पी और क्यू वही ले रखे जो हमने लिए हैं। फिर अपने पास दे रखा है कि कर्ल पी बाई में कर्ल वाई, ये पी है इसका आएगा एक्स स्क्र वही आया हो, तो इसका मतलब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई देख लो, पी ये दे रखा अपने पास एक्स स्क्र वाई और प्लस देखना ये माइनस दे रखा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो एक्स स्क्र वाई और यहाँ पे अपने पास एक्स वाई दे रखा एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है और 46 में अपने पास क्या दे रखा है, 46 में दे रखा है सेकंड ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, सेकंड ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, सेकंड ऑर्डर तक जाना है भाई। एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए होगा 1/2 फैक्टोरियल, अपने पास ये टेलर स्टैंडर्ड अपने पास होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। इंटरवल क्या ले रखा है, एक्स टू ए टू एक्स, इंटरवल ये ले रखा है, टेलर थ्योरम लगा रखी इस इंटरवल पे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल, जहां पे कर्ल दिख जाए ना तो वहां पे स्टोक्स थ्योरम होनी चाहिए जब तक पी क्यू कोई पार्टिकुलर कुछ कंडीशन ना दे। तो ओवर सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन अराउंड दिस विच थ्योरम इज स्टेट्स है। जब तक मल्टी कनेक्टेड वगैरह कुछ ना कहें तो अपने पास क्या आएगा, स्टोक्स थ्योरम इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, द लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है भाई। ये दे रखा है log 1 प्लस में एक्स बाय में अपने पास एक्स है और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो करोगे तो log 1 बाय में जीरो, log 1 जीरो, जीरो बाय में जीरो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का, ऊपर वाले का आएगा 1 प्लस एक्स, नीचे वाले का 1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। एल हॉस्पिटल रूल लगाना था बस। नेक्स्ट अपने पास एफ और जी एच आर रियल सीक्वेंस दे रखी है, तो ये कहता है एफ लेस देन इक्वल टू जी है, ये ऐसे दे रखा है भाई, एफ लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू में एच फॉर ऑल एक्स के लिए,
डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए एंड लिमिट एफ एच, एफ और एच की जो लिमिट है वो 1 दे रखी है। तो जी की पूछ रहा है भाई, सैंडविच थ्योरम लगी हुई इस थ्योरम, ये पूरी स्टेटमेंट किसकी है, सैंडविच थ्योरम की है। बस 1 की जगह ए लिखा होता है वहाँ पे कि किसी बी को वो मतलब ए की जगह जो 1 लिखा हुआ ना, इसकी जगह कोई स्टैंडर्ड लिख देता है कि अपने पास बी लिख दिया जैसे। बस ये पूरी की पूरी इसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं और ये सेम को कन्वर्ज करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई बी भी वही है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इफ ए फंक्शन देन इट हैज, देखो ये क्वेश्चन वैसे डीएसएसबी ने हटा दिया, पर चारों ऑप्शन में से अगर जाना चाहिए, अगर कोई भी फंक्शन होता है ना, ये कहता है यूनिक डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, गलत बात, उसके डिफरेंशिएबल पॉइंट कितने भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास मोड एक्स दे दिया मैंने एक फंक्शन, ये हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है सिर्फ 0 को छोड़ के, ये कहता है यूनिक डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, गलत बात। यूनिक लिमिट पॉइंट होगा कि किसी का भी लिमिट पॉइंट जो है वो यूनिक होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन के तो बहुत सारे लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास 1/x x-1 हो गया, इसका 0 भी लिमिट पॉइंट है और 1 भी लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट होगी। बिल्कुल ये बात सही है कि कोई भी फंक्शन हो उसकी लिमिट जो होगी वो अपने पास यूनिक होगी। आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे, यूनिक कॉन्टिन्यूस पॉइंट होगा, नहीं यही ले लो, मोड एक्स पूरे के पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, यूनिक कहाँ हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास सी है ना, वो अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अगर हमने वहाँ पे जाना पड़े तो। वैसे ये हटा दिया था डीएसएसबी ने। नेक्स्ट अपने पास कहता है व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की ये नेसेसरी नहीं पूछ रहा, ये सफिशिएंट कंडीशन पूछ रहा है। वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड अदर एग्जिस्ट एट द ए बी, नहीं, वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इट हैज बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ ए बी, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, one of the partial derivative exist and it is bounded in neighborhood of AB, other exist at point, ये बात दूसरे अपने पास एग्जिस्ट करने चाहिए उस पॉइंट पर ए बी पर, और एक ऐसा होना चाहिए कि एक पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड भी हो और उसकी नेबरहुड में भी बाउंडेड हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अपने पास, ये होती है सफिशिएंट कंडीशन। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एक फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का मतलब होता है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड, या दोनों ना करे। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट, नहीं, एनी राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोथ एग्जिस्ट एट, नहीं, एग्जिस्ट ही करगी तो फिर डिसकंटिन्यूटी कैसी आएगी। राइट हैंड एग्जिस्ट, एनी लेफ्ट और राइट बोथ डज नॉट एग्जिस्ट एट ए बी, ये कह रहे या तो राइट हैंड एग्जिस्ट ना करे या लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे, तो अपने पास सेकंड काइंड की होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। लेट एफ बी ए करो, देन व्हाट इज द एरिया, एरिया अपने पास डी एक्स इंटू डी वाई। अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो डी एक्स डी वाई डी जेड सिंगल इंटीग्रल आएगा, अगर लेंथ पूछे तो अपने पास डी एक्स, इंटीग्रल हमेशा सिंगल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, व्हेन विल द वैल्यू फंक्शन एफ इज ए लोकल मैक्सिमम एट ए बी। मैं ये कंडीशन बता के आई थी कि ए सी माइनस बी स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 हो और मैक्सिमम क्या रखा तो ए लेस देन 0 होना चाहिए, ए लेस देन 0 होना चाहिए। ये क्या है, ए सी माइनस का बी स्क्वेयर, ये देख लो, ये ए होता है, ये सी होता है, ये बी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जाएगा। विच इज मैक्लेरियन सीरीज, मैक्लेरियन कह रखा है, तो मैक्लेरियन में एफ ऑफ 0 एक्स स्क्वेयर बाय 2 एफ डैश 0 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। अच्छा अगले में भी यही कर रखा है 2 फैक्टोरियल, एक मिनट रुको भाई, ये अपने पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 2 दे रखा है, ये 2 फैक्टोरियल आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये गलत है, पर एक और देनी चाहिए थी इसे टर्म। नेक्स्ट अपने पास पी और क्यू अपने पास दे रखा है, स्केलर फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी पीस वाइज स्मूथ क्लोज बाउंड्री सी, देन तो डबल इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल अपने पास पी डी एक्स गलत, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी का विद रिस्पेक्ट टू, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रखा है द फंक्शन है एफ हैज लिमिट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऑप्शन नंबर सी, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ये लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है
जेड इज इक्वल टू दिस एक्स और वाई ये दे रखा, तो जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट टी। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों हटा दिया था, मुझे तो ये करेक्ट ही लग रहा है, लेकिन ये फंक्शन डीएसएस, ये क्वेश्चन डीएसएसबी ने, अच्छा ठीक है, ये डीएसएसबी ने हटा दिया था इसमें, ये अब ये करेक्ट है। डीएसएसबी ने इसलिए हटाया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर यहाँ पर भी टोटल डेरिवेटिव दे दिया था, इस वजह से उन्होंने हटाना पड़ा था, सारी सब जगह टोटल डेरिवेटिव लिख दिया था। लेकिन वहाँ पर तो तुम्हें जाना पड़ेगा, डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एफ अपॉन डी वाई अपॉन डी टी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सही लिख रखा है, लेकिन मैंने उसकी जो फाइनल आंसर की है वो चेक की थी, वहाँ पे यहाँ पर भी टोटल डेरिवेटिव लिख रखा, मतलब ये लिख रखा है डी एक्स, ये लिख रखा है डी एफ वाई में डी एक्स, इस वजह से हटा दिए थे, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चेन रूल लगता है इसमें। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 59, एफ और जी अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कंपोजिशन हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। कंपोजिशन को दिक्कत होती है, एफ और जी की लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो जरूरी नहीं कंपोजिशन की लिमिट एग्जिस्ट करें। एफ और जी अगर अपने पास एफ और जी अगर आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो, तो वहाँ पे दो जगह आपको दिक्कत होती है। अभी के लिए अपने पास कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस होगी, ए पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बट सॉरी भाई, कंपोजिशन को दिक्कत नहीं होती, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में प्रोडक्ट को दिक्कत होती है। एफ इंटू में जी, इसको ये तभी यूज, अगर एफ और जी यू सी है तो ये तभी यू सी हो गए जब ये बाउंडेड हो गए, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट अपने पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस एक्स गोज टू और वाई गोज टू। बस सीधा इसका क्या करना है, तुम्हें वैल्यू निकालनी है भाई, कर लो बस, इसमें तो क्या ही दिक्कत है। सबसे पहले अपने पास किसकी दे रखी है, एक्स की लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स की दे रखी है 1 to 2, वाई की दे रखी है 0 to 1, ये हो गया एक्स वाई इंटू में डी एक्स और डी वाई। अब एक्स की करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्र बाई में 2 हो जाएगा, और वाई एज इट इज, और लिमिट पुट कर दो 1 to 2 एक्स की जगह, तो 4 बाई में 2 तो अपने पास 2 हो गया, और 1 पुट करोगे तो अपने पास ये हो गया वाई, हाँ 2y, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y बाय में माइनस में y बाय में 2, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 3 बाय में 2 y, और इसका इंटीग्रेशन इंटू 2y, तो ये अपने पास होगा 3 बाय 2 वाई स्क्र बाय में 2, और अपने पास लिमिट 0 to 1 पुट कर देना, तो 3 बाय 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 61 आ गया कि इफ ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कन्वर्स टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंपैक्ट सेट के ऊपर, तो एफ एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है ये, तो ये अपने पास क्या होता है ये दे रखा है कि एफ एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू में एफ एन, ये दे रखा है एफ एन प्लस 1 माइनस में एफ एन लेस देन इक्वल टू 0, तो ये अपने पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दे रखा है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस और मोनोटोनिक है, तो ये कह रखा है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एफ यूनिफॉर्मली अपने पास होगा, ऑप्शन नंबर सी। मोनोटोनिक और कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो व्हाट कंडीशन इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। जो रेडियस होती है ना उसका कोई भी अपने पास कंपैक्ट सबसेट ले लो, उस पर वो हमेशा एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस होता है, कंडीशन ये होती है कि मोड एक्स लेस देन आर होना चाहिए, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनी पावर सीरीज, देन व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, माइनस आर टू आर उसका इंटरवल होता है, जैसे 1 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो -1 to 1 प्लस का आएगा, यहाँ -1 to 1 अपने पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है। 64 में दे रखा कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस दे रखे, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट हमेशा ओपन होती है, ये याद रखना, बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है, एक मीट्रिक स्पेस है तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होती है, और अपने पास है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट अपने पास ओपन होती है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज होती है, और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होती है, उसमें इंटरसेक्शन होता है क्लोज्ड में। विच टाइप ऑफ सरफेस इज ए सर्कुलर सिलेंडर, सरफेस जो होता है अपने पास सर्कुलर सिलेंडर अपने पास कैसा होता है, एल्जेब्राइक एंड डिफरेंशियल,
इम्प्लिसिट सरफेस ये अलजेब्राइक और डिफरेंशियल सरफेस होता है भाई, जो अपने पास सर्कुलर सिलेंडर होता है। कैसा होता है? अलजेब्राइक होता है और डिफरेंशियल होता है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक्स डी अपने पास एक मीट्रिक स्पेस है, देन विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई बाय मीट्रिक स्पेस। तुम्हें पता है कि मीट्रिक स्पेस के अंदर ये तो नहीं होता क्योंकि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं है। डी एक्स वाई लेस देन जीरो होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। इसमें मैं बता देती हूँ, दो ऑप्शन दे नहीं रखे, पर अपने पास डी एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और डी एक्स वाई इज इक्वल टू में जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है? सिमेट्रिक, और यही आंसर आएगा इसका। डी एक्स वाई दे नहीं रखे हुए दो ऑप्शन, डी एक्स वाई इज इक्वल टू में डी वाई एक्स होता है, और फोर्थ प्रॉपर्टी होता है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड और प्लस में डी जेड वाई। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पॉजिटिविटी होता है और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यही अपने पास चार प्रॉपर्टी होता है। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 67, एक सीक्वेंस है अपने पास फंक्शंस की। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी ना। अपने पास क्वेश्चन नंबर 68 है कि एफ एन और जी एन, मैंने ना चेक नहीं किया, शायद ना वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक है, तो अब आगे अच्छे से आएगी। 2-3 क्वेश्चन में शायद नहीं आई हुई है, तो उसका थोड़ा सा कर लेना। मतलब अब मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से नहीं आई है, तो कि दोबारा ही बनाऊँ। तो अगर कोई ऐसा इशू होगा तो मैं उन क्वेश्चन की फिर दोबारा बना दूंगी बाद में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एफ एन अगर अपने पास क्या हो रहा है, एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को, जी एन अपने पास कन्वर्ज कर रहा है जी को, तो एफ एन जी एन किसको करेगा? ये एफ को, ये जी को। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 69, कंटिन्यूटी डिपेंड अपॉन। कंटिन्यूटी जो होती है ना, ये अपने पास सिर्फ फंक्शन पे डिपेंड करती है भाई। कंटिन्यूटी जो होती है वो अपने पास फंक्शन पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी डिपेंड अपॉन फंक्शन। ठीक है, ये मत सोचना कि वो इंटरवल पे डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन पे। फंक्शन चेंज कर दोगे, चाहे इंटरवल और एप्सिलॉन आप सेम रखो, फिर भी अपने पास क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी अपने पास क्या हो जाएगी? हो सकता है जैसे 1/x ले लो, 1/x आप ना वही एप्सिलॉन रख लो जो आपने x के लिए रखा है, और इंटरवल अपने पास रखना आपको 0 to 1। तो ये अपने पास जो 1/x है, ये अपने पास कंटिन्यूस नहीं होगा इस इंटरवल पे, और x इस पे कंटिन्यूस होगा। मैंने फंक्शन चेंज कर दिया, वैसे तो इंटरवल चेंज करोगे तब भी दिक्कत हो जाती है। हाँ, लेकिन जो सबसे मेन जो है ना, वैसे तो इंटरवल पे भी डिपेंड करती है और एप्सिलॉन पे भी, ये भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन है ना वो फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी अपने पास ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि व्हाट आर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा? डिफाइन इंटीग्रल विद वन लिमिट और बोथ लिमिट एट इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है, इट इज डिफाइनाइट इंटीग्रल विद वन लिमिट और बोथ लिमिट एट इनफाइनाइट, ये ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इट इज एन इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट, नहीं। फिर अपने पास क्या रखा है? इट इज ए डिफाइनाइट इंटरवल विद ए डेफिनेट इंटरवल विद ए कांस्टेंट लिमिट, नहीं। ये कह रखा है एज ए इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल पे ये नहीं कह सकते इम्प्रॉपर, ये ज़्यादा करेक्ट है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। लेट टू ईच ओपन स्फीयर, ये दे रखा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस के सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एस के इज सबसेट ऑफ एस डैश एफ ऑफ के एफ इफ एंड ओनली। ये अपने पास कब होगा? ये कह रखा है एक फंक्शन जब डिफरेंशिएबल, क्या ये डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है कि अगर एक ओपन स्फीयर ले लिया एस डैश एफ ऑफ ए अपने पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 71 में है टू ईच ओपन स्फीयर एस डैश एफ ऑफ ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए के सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एस ए के इज सबसेट ऑफ एस डैश एफ ऑफ के। ये कह रखा है ये एक ओपन स्फीयर है और इसकी इमेज लेके चलोगे वो भी इसी के अंदर चली जा रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा रहेगा? ये अपने पास एक ओपन स्फीयर है और इमेज ले लिया आपने इसके अंदर से, कोई उठा के कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया एस के टाइप का, वो किससे उठाया है? इसी के अंदर से, और उसकी इमेज इसी के अंदर चलेगी। फंक्शन को पक्का कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा एक पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, ए की नेबरहुड ले ली और इसकी इमेज भी उसकी नेबरहुड में कंटेन करगी, तो फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 72 पी अगर अपने पास क्या दे रखी है?
पी अगर अपने पास रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट करोगे ना किसी की, रिफाइनमेंट का मतलब होता है जैसे क्यू के अंदर एलिमेंट हो गए अपने पास 1 2 3 और पी अपने पास उसकी रिफाइनमेंट है तो 1, इसमें 1.5 कोई एलिमेंट आ जाएगा, 2 और 3, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। रिफाइनमेंट से क्या होता है, लोअर सम तो इंक्रीज होता है और अपर सम डिक्रीज होता है। तो जो पी का ना लोअर सम हमेशा बड़ा होगा क्यू के लोअर सम से, ठीक है। और अपर सम आ जाए, ये कह रखा पी का अपर सम, ये गलत बात है। पी का जो होगा वो लोअर सम अपने पास, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो रोंग हो जाएगा, लेस देन आना चाहिए था। अपर सम क्या होता है, डिक्रीज, और लोअर सम इंक्रीज। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एफ इंटीग्रेबल होगा एन ए बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन यू एफ पी माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन ई, गलत बात, लेस देन होना चाहिए। एफ इंटीग्रेबल होगा, ग्रेटर देन कोई अपसाइलन कोई नंबर, उसकी जगह ई ले लिया, ग्रेटर देन होगा, गलत बात। एफ अगर इंटीग्रेबल होगा और ई लेस देन जीरो होगा, गलत बात, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ इंटीग्रेबल होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, सही बात है। और एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट अपने पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 74। 74 में दे रखा है विच कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई बाय टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस से में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, इंटरसेक्शन ओपन सेट की बिलोंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, नहीं, कोई भी पेयर वाइज वो जो इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन है ना अपने पास ओपन सेट की, ओपन होगी। ये कहता है यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ये करेक्ट बात है, इसमें फाइनाइट होना चाहिए था, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है कि बी अपने पास बेसिस है किसी टोपोलॉजी के अंदर। भाई अगर बी अपने पास बेसिस है देन बी जर्नेट नो टोपोलॉजी, गलत बात। बी जर्नेट यूनिक टोपोलॉजी, नहीं, बी जर्नेट कर सकता है इनफाइनाइट मैनी टोपोलॉजी, और बी जर्नेट टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इसका ऑप्शन होगा अगर कोई बेसिस है तो बेसिस इनफाइनाइट टोपोलॉजी को अपने पास जर्नेट कर सकता है। जो बेसिस होगा, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेती हूँ इसको, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें। हाँ भाई, बी जो है अगर वो बेसिस होता है ना, अगर बेसिस होता है तो यूनिक टोपोलॉजी जनरेट करता है। बी अगर बेसिस होता है तो यूनिक टोपोलॉजी जनरेट करता है। और इसी का दूसरा अपने पास एक और रिजल्ट है, अगर अपने पास कोई टोपोलॉजी है, एक बेसिस, जो बेसिस है वो यूनिक टोपोलॉजी अपने पास जनरेट करता है, और एक टोपोलॉजी के इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी बेसिस हो सकते हैं, बस उनकी डायमेंशन अपने पास सेम रहती है, कितने भी बेसिस हो सकते हैं, और एक बेसिस एक ही टोपोलॉजी को जनरेट करता है, और एक टोपोलॉजी के अंदर इनफाइनाइट मैनी बेसिस हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस व्हेन लिमिट गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके भाई, 1 टू इन्फिनिटी में 1/x स्क्वायर कह रखा है, या तो इस पर रिमान लगा लो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगा लो, अदरवाइज डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 में x हो जाएगा और 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इन ए मीट्रिक स्पेस इफ द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस देन, अगर कोई फंक्शन अपने पास मीट्रिक स्पेस के अंदर कॉन्टिन्यूअस है तो एफ सीक्वेंशनली कॉन्टिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है तो वो सीक्वेंशनली कॉन्टिन्यूअस पक्का मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यूसी की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है अगर टी एक टोपोलॉजी है तो देन, अगर टी अपने पास टोपोलॉजी है तो मे हैव टू बेसिस, मे हैव इनफाइनाइट बेसिस। अगर कोई टोपोलॉजी है तो मैंने अभी बताया था उसके इनफाइनाइट मैनी बेसिस हो सकते हैं, और एक बेसिस एक ही टोपोलॉजी को जनरेट करता है हमेशा। नेक्स्ट एक क्लोज और बाउंडेड सबसेट है आर का, वो क्लोज और बाउंडेड कंपैक्ट होता है, और ये हेन बोरल प्रॉपर्टी कहती है, हेन बोरल थ्योरम कहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट आर द नेम यूएफपी दैट इज द अपर सम और दैट इज द लोअर सम। देख लो कहाँ है, अपर एंड लोअर बाउंड, नहीं, अपर एंड लोअर रिमान सम, हाँ बिल्कुल, ये अपर और लोअर रिमान सम होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि वही, इसका तो भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा है, कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन, तो इसका तो देख लेना तुम लोग।
नेक्स्ट अपने पास दिया है 82। 82 में अपने पास दे रखा कि H अपने पास सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, देन AH इज सब ग्रुप। AH तभी सब ग्रुप बनता है जब ये A एलिमेंट H का ही मेंबर होता है, अदरवाइज ये सब ग्रुप नहीं होगा। ये ऐसे होता है AH इज इक्वल टू में H, तब हम कहते हैं कि A बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे है, A बिलोंग टू सब ग्रुप, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ कि जी एक ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, एच और के नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, सच दैट इंटरसेक्शन दिस देन व्हाट इज। ये पूछ रहा है भाई ये क्या होता है। मैंने कहा था एक्स्ट्रा चीज कुछ आ जाए तो इसको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला हुआ है व्हाट इज द ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होती है जी ऑन टू जी स्टार पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म, वन वन ऑन टू, और क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट अपने पास 85 है, और 85 में दे रखा जी स्टार भी एक ग्रुप, देन व्हाट इज एन इनर प्रोडक्ट। अगर अपने पास टी ऑफ ए एक्स इसको डिनोट करते हैं और ये इक्वल होती है ए एक्स ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स एक्स ए, ऐसे होती है, और एक्स बिलोंग्स टू जी होता है। तो देख लो कहाँ पे है, एफ ऑफ ए ये तो नहीं होता, ये अपने पास ए स्क्वेयर वगैरह इसमें कुछ नहीं होता है, मैंने जो बताया वही होती है, और वो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है डी, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, एस एक फाइनाइट सेट है, एन सिंबल दे रखे हैं, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन एस, यानी कि ये एस एन पूछ रहा है और इसका ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल। और अगर इसी का एक वो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है ये ए एन, इसका ऑर्डर पूछ ले तो एन फैक्टोरियल बाय में 2 होता है, और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और इंडेक्स अपने पास एस एन बाय ए एन का पूछ ले तो वो अपने पास 2 होता है। ठीक है, अभी के लिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर 7, और ये दे रखा जी एक ग्रुप दे रखा, पी एक प्राइम नंबर दे रखा जो बिलोंग करता है एन से, पी एन अगर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो ये अपने पास कोशी थ्योरम कहती है कि इसके पास पी एन ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का होगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन डीएसएसबी ने हटा दिया था, पर फिर भी जी हैज ए सेमी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के एन, जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर की पी के एन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ये कौन सी थ्योरम कहती है, ये कोशी थ्योरम कहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लीन्स 4 ग्रुप। ठीक है, के 4 ग्रुप का ऑर्डर 4 होता है, और ये ग्रुप अपने पास स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है जो कि एबेलियन होता है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट पूछ लिया जाए तो इसके अंदर 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी होता है, आई जे और के, और सबके ऑर्डर 4 होते हैं। ठीक है, और सबके ऑर्डर अपने पास, सॉरी 4 नहीं होते, आई जे के नहीं होता इसके अंदर, सॉरी सॉरी, इसके अंदर एलिमेंट होता है एक आइडेंटिटी ए बी और सी, ये होते हैं, इन सब के ऑर्डर अपने पास 2 होते हैं, इसका ऑर्डर आइडेंटिटी होता है, सेल्फ इनवर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट 89 है, और 89 में दे रहे थे यूनियन ऑफ 2 डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल ऑन ए रियल लाइन स्पेस इज। अगर डिस्जॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, अगर कोई डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, दोनों के दोनों ओपन इंटरवल, तो वो कनेक्टेड सेट होता है, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सेट होती है। डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज एन कनेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा जी एक अपने पास ग्रुप है विद अपने पास आइडेंटिटी दिस, और ये दे दिया और ये दे दिया, ये अपने पास किसके, जिसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा, दैट इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।